सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा आरबीआई। तो अभी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, इसको सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो आरबीआई को इसकी जो एक तो प्रवाह और एक सारथी नाम की जो इसकी डिजिटल पहल है उसके लिए इसे ये सम्मान मिला है, उसके लिए इसको ये सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। अब इसकी ये जो दोनों इनिशिएटिव्स हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। क्या है ये सारथी पहल की हम बात करते हैं तो जनवरी 2023 में इसको शुरू किया था आरबीआई ने। ये आरबीआई के कर्मचारियों के दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंटेशन को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करने में सक्षम बनाती है ये सारथी पहल। उसके अलावा जो प्रवाह पोर्टल है इसको मई 2024 में लॉन्च किया था आरबीआई ने। और ये क्या करता है, ये किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए प्राधिकरण, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को आसान बनाता है। प्रवाह का फुल फॉर्म भी याद रखना, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ये फुल फॉर्म भी याद रखना, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब आरबीआई को मिला ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, किसके लिए मिला मैंने आपको समझा दिया, सारथी पहल और प्रवाह पोर्टल के लिए। कब लॉन्च हुई थी ये भी याद रखना। अब आरबीआई की हम बात कर लेते हैं। देखो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। और किस आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है तो यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। वर्तमान में नए गवर्नर हैं कौन, संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो एक तो याद रखना, आरबीआई ने कहा था कि वो यूएलआई को लॉन्च करेगा। यूएलआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, वैसे अभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं, तो शक्तिकांत दास को शीर्ष सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया था, ए+ रेटिंग दी थी। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई 12वें स्थान पे था। टॉप पे अमेरिका का फेडरल रिजर्व था। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया था, डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह को। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना था शक्तिकांत दास को ही। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, आईआईटी मुंबई की प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। अभी आरबीआई ने रेपो रेट को भी घटा दिया है, कितना कर दिया, 6.50 से घटा के 6.25% कर दिया। और अभी वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 मनाया गया था 24 से लेकर 28 फरवरी तक, जिसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। ठीक है, तो ये सब बातें आरबीआई से ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी आत्मा के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो आंसर होगा अरुण मामेन को। आत्मा मतलब होता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1975 में। तो आप कह सकते हो भारत में जो टायर इंडस्ट्री है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, उसकी ये एक बॉडी है, उसका एक संघ है। और उसी के अभी अध्यक्ष बनाए गए नए कौन, अरुण मामेन। और ये है कौन, ये एमआरएफ लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसमें हर साल इसके अध्यक्ष अलग अलग बनाए जाते हैं। और कौन बनाए जाते हैं, जो अलग अलग टायर कंपनी के जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है हर साल। तो इस साल बने हैं कौन, ये अरुण मामेन जो कि एमआरएफ लिमिटेड, एमआरएफ जो टायर कंपनी है उसके वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, टायर से याद आएगा, अभी एक टायर कंपनी है यूरोग्रिप, इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कौन, महेंद्र सिंह धोनी। अगर पूछा जाए ना कि भारत का पहला टायर पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा तो याद रखना ये भी पश्चिम बंगाल में। वैसे अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। चलो अभी 2025 के ही कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि एसोचैम के अभी महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने थे कौन, मनीष सिंघल। और कुछ समय पहले एसोचैम की प्रेसिडेंट कौन बने थे, संजय नायर। तो मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज न रहो। बीसीसीआई में सचिव बने देवजीत सेकिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने सम्मी सिल्वा, ये श्रीलंका के हैं। नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया, पल्ले गंगा रेड्डी को। और इसका मुख्यालय बनाया जाएगा तेलंगाना के निजामाबाद में। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को बनाया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी है अंजू बॉबी जॉर्ज, ये लॉन्ग जंपर है। अच्छा, अब एक होमवर्क प्रश्न यहाँ पे आपको देता हूँ, इन्हीं से मिलता जुलता एक नाम हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट में ही, अंजू राठी राणा उनका नाम था। बताओ वो अभी क्या बनी थी, ये आपके लिए प्रश्न हो गया।
बाकी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए अजीत कुमार मोहंती, इसरो के 11वें अध्यक्ष बने वी नारायणन और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के महासचिव बनाए गए थे संजीव रंजन। तो 10 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने आज रिवाइज करे, इनको ध्यान में रखना। जब भी अपॉइंटमेंट का प्रश्न आता है इसी तरह से रिपीट करते हुए शीट्स 10-10 करके मैं आपको रिपीट कराता रहता हूँ, और ये सारे 2025 के रिवाइज करा रहा हूँ अभी मैं। जब भी 2024 वाला रिवाइज कराता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मतलब आप यूं मान के चलो कि हर टॉपिक का जब मैं आपको रिवाइज करवाता हूं तो पिछले 6 महीने का या पिछले 1 साल के अंदर अंदर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। एक्चुअली में अभी यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है, उसे आप संभावित सूची कह दो या अस्थायी सूची कह दो, उसमें अभी भारत की 6 नई संपत्तियों को शामिल किया गया है। और इसके शामिल करने के बाद अब आप देखोगे भारत में इस यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है। अच्छा, अभी जो 6 नए शामिल किए गए पहले हम उनकी बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो एक कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो हमने देख लिया, आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, याद रखना। मुदुमल मेगालिथिक मैनहर तेलंगाना में है। अशोकन शिलालेख स्थल ये कई राज्यों में है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में मिलेंगे। गुप्त मंदिर कई राज्यों में है। बुंदेलों के जो बुंदेल शासक थे उनके महल, उनके किले, ये मध्य प्रदेश यूपी में आपको मिलेंगे। तो इन 6 को अभी इस अस्थायी सूची में शामिल किया। तो अस्थायी सूची में शामिल करने से क्या होता है, अब जब भी भविष्य में भारत से अगर किसी भी स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, जिसे आप कह सकते हो स्थायी सूची में शामिल किया जाएगा ना, तो वो कौन से स्थल होंगे, तो उनको इसी अस्थायी सूची में से ही सेलेक्ट किया जाएगा किसी न किसी को। तो इसीलिए पहले अस्थायी सूची में डाला जाता है और फिर इसी में से किसी एक को सेलेक्ट करके स्थायी सूची में शामिल कर लिया जाता है। तो वर्तमान में एक तो ये याद रखना कि अब यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट, अंग्रेजी में टेंटेटिव लिस्ट बोल दो, हिंदी में अस्थायी सूची या संभावित सूची आप बोल दो। अब इसमें भारत के कितने स्थल हो चुके हैं? 62 हो चुके हैं। वैसे आप जानते हो वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत से कितने स्थल हैं? 43 हैं। इन 43 में 35 तो कल्चरल श्रेणी में है, यानी कि सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 नेचुरल श्रेणी में है और एक मिक्स कैटेगरी में है। अगर आप जानना चाहो कि लेटेस्ट 43 नंबर का कौन सा है, या ये जानना चाहो कि हमारा जो पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट था वो कौन सा था, तो वो सभी मैं आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं, यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को की बात हो रही है, इसके स्टैटिक देखो, पहले फुल फॉर्म देखो। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले, ये फ्रांस से है। अब आपने कहा कि अभी लेटेस्ट वाली कौन सी है, विश्व धरोहर सूची में भारत का लेटेस्ट कौन सा स्थल, तो 43 नंबर का मोइदम है, जो आपको मिलेगा कहाँ पे? असम में। 2024 में इसको शामिल किया गया था। उससे पहले 42 नंबर के थे होयसला मंदिर, जो आपको कर्नाटक में मिलेंगे। अच्छा, पहला वाला आप जानना चाह रहे हो, पहला वाला कौन सा था? तो पहले में 4 स्थलों को शामिल किया गया था 1983 में। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, इन चारों को शामिल किया गया था 1983 में। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि अभी पिछले साल 2024 में ही भारत ने यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46 नंबर के सेशन की अध्यक्षता भी की थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये भी आप जरूर याद रखना। अच्छा, कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेना स्टैटिक बना करके कि बताओ, जैसे तो हमने तो ये तो देख लिया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का पहला स्थल कौन सा था, और पहले मैंने आपको बता दिया, पहले में 4 थे। लेकिन अगर पूरे विश्व में बात करते हैं, पूरे विश्व में पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो वो था गैलापागोस आइलैंड, जो कि आपको मिलेगा इक्वेडोर में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। पहली बार इसे 1983 में मनाया गया था। थीम क्या है इस बार की? स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। अच्छा, इसी तरह से भारत में भी हम नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। वो भी आप ध्यान में रखना। अब डे वाला प्रश्न है। चलो, मार्च में जो जो इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए अभी तक, वो सारे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। कोशिश करना मेरे साथ साथ आप बोलो, ताकि चीजें आपको भी याद होती रहे। तो देखो, 1 मार्च को हमने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस।
3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, और इस बार 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया। ये मार्च के दूसरे मंडे को होता है। और 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, और एक नया दिवस अब हम मनाना शुरू करेंगे 12 जुलाई को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषित किया इसको अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में, इंटरनेशनल डे ऑफ होप के रूप में। ठीक है, तो अभी तक ये दिवस हम पढ़ चुके हैं। और हाँ, अगर इंपॉर्टेंट डेज के आप क्विज लगाना चाहते हैं तो क्विज अपलोड कर दी गई है, फरवरी की भी, मार्च की भी अप टू डेट है अभी तक। जनवरी वाली पेंडिंग है, 2-3 दिन में वो भी पूरी बन जाएगी। तो अभी तक जितनी अपलोडेड है वो आप लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा झारखंड ने। तो हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका ये 15वां संस्करण हुआ, 1 से लेके 12 मार्च 2025 तक। कहां पे हुआ? पंचकुला हरियाणा में, जिसको जीत लिया है झारखंड की टीम ने। हराया किसको? हरियाणा को हराया है। इसका आयोजन किया हॉकी इंडिया ने, और इस बार ये 15वां संस्करण था। इसका जो पहला संस्करण था वो 2011 में हुआ था। लास्ट एडिशन यानी कि 14वां संस्करण पिछले साल हुआ था 2024 में पुणे महाराष्ट्र में, उसको हरियाणा ने जीता था। इस बार हरियाणा उप विजेता रनर अप रहा है और विजेता झारखंड रहा है, यह आप ध्यान रखना। अब हॉकी की बात हो रही है, हॉकी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अच्छा, आप देखोगे अभी 2025 में हॉकी से संबंधित ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने पढ़ा था कि हॉकी इंडिया लीग 2024 अभी हुआ था। जो पुरुषों का हुआ वो तो कहां पे हुआ? राउरकेला उड़ीसा में हुआ। उसको सारची रार बंगाल टाइगर ने जीता, हैदराबाद तूफान को हराया। और महिलाओं का जो संस्करण हुआ था वो रांची झारखंड में हुआ था, उसको उड़ीसा वॉरियर ने जीता, सूरमा हॉकी क्लब को हराया था। इससे पहले 2024 के कुछ लास्ट के महीनों में कुछ टूर्नामेंट वो मैं आपको रिवाइज कराऊं तो सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने ब्रोंज जीता था, गोल्ड ग्रेट ब्रिटेन ने जीता। 10वां जूनियर मेंस एशिया हॉकी कप 2024 जो कि ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ था, उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और उसी तरह से 9वां जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2024 वो भी वहीं हुआ था, ओमान की कैपिटल मस्कट में, उसको भी भारत ने जीता था, चाइना को हराया था। और FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था हरमनप्रीत सिंह को, और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना था PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश ने रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा, आप मुझे बताओ इनकी जर्सी का नंबर क्या था जिसे भी रिटायर्ड कर दिया गया? इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड हॉकी को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर है ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में ही भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। वैसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की है। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप, इन सबका संबंध है हॉकी से, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो आंसर होगा क्रिकेट। तो अभी हाल ही में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का भी 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1967 से 1974 के बीच भारत के लिए 29 टेस्ट मैचेस खेले थे और 5 वनडे मैचों में भी वो भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने भारत के पहले 5 ODI मैचेस भी खेले थे जो कि इंग्लैंड के खिलाफ 1974 से 1975 में लंदन में खेले गए थे। तो सैयद आबिद अली का भी निधन हो गया, ये नाम ध्यान रखना। अब निधन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम बताता हूं जिनके हाल ही में निधन हुए। एक मिलिंद रेगे का नाम याद रखना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट कहा जाता है। सुक्री बोम्मागोड़ा कर्नाटक के हलक्की वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। उन्हें समुदाय की लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था, इनका भी अभी निधन हो गया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस स्केलेटी का निधन हो गया, वे हंगरी से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन का निधन हो गया, 2024 में पद्मश्री मिला। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर R चिदम्बरम का निधन हो गया, 1999 में पद्म विभूषण मिला था। वर्तमान में हमारे
मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। डॉक्टर के.एम. चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ थे। 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी, उनका निधन हो गया। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया। ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाते थे मायाधर राउत, उनका निधन हो गया। गोदावरी सिंह काष्ठ कला से संबंधित थे, लकड़ी के खिलौने बनाते थे। 2024 में पद्मश्री मिला था, अभी निधन हो गया इनका। उसके अलावा दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रेपर का निधन हो गया, वो साउथ अफ्रीका से थे। अभी हमने कल ही पढ़ा था गर्रीमेला बालकृष्ण प्रसाद, वे कर्नाटक के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, उनका भी अभी निधन हो गया। और भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में भी हमने पढ़ा था, उनका भी निधन हो गया। तो उनसे भी संबंधित ये 2-4 बातें आप ध्यान में रखना। जैसे कि 2016 में पद्म विभूषण मिला। ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखना, अ पैशन फॉर डांस। वे कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मशाल वाहक कही जाती थी। ठीक है, तो ये जो भी अभी निधन वाले व्यक्तियों में नाम बताया ना, ये सारे 2025 वाले ही नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 25 में, अभी 2025 में ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके निधन हुए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी आरबीआई के डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2025 की थीम क्या है? तो आंसर होगा इंडिया पेज डिजिटली। तो अभी आरबीआई ने 10 से लेकर 16 मार्च 2025 तक 5वां डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक का आयोजन किया। आयोजन करने का उद्देश्य सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना और उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। थीम याद रखना, थीम है इंडिया पेज डिजिटली। और मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है उसका आयोजन कब किया था? 24 से लेकर 28 फरवरी तक, जिसकी थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। बाकी आरबीआई के बारे में आपको डिटेल में स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना को शुरू किया। तो इस योजना के तहत क्या होगा? सरकारी स्कूल के बच्चे राजस्थान पुलिस के साथी बनेंगे। तो इस योजना के तहत राजस्थान के 534 सरकारी स्कूलों का चयन किया जाएगा, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और उन सेलेक्टेड स्कूलों के 8वीं से लेके 12वीं तक की कक्षा के कम से कम 30 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। और उन विद्यार्थियों का जो चयन है उनकी स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद उन्हें पुलिस के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी ट्रेनिंग के लिए राजस्थान सरकार ने 2.67 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो यह है स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, इसको शुरू किया राजस्थान ने। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल होती है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और यहाँ की उप मुख्यमंत्री हैं ये दिया कुमारी। अच्छा, आप मुझे बताओ, भी दिया कुमारी को एक पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार इनको मिला था, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गवर्नर हरिभाऊ बागड़े हैं। यहाँ का राजकीय पशु होता है चिंकारा और ऊंट। यहाँ का राजकीय पक्षी है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये 5 टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेंगे। और भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक जो है ये आपको यहीं पे मिलेगी, जिसे सांबर लेक कहते हैं। वैसे आप जानते हो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लगून झील है वो चिल्का लेक है, जो आपको उड़ीसा में मिलती है। कुछ राजस्थान से करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अगर पूछे ना कि राजस्थान के किस जिले में हाथी महोत्सव मनाया जाता है, ये जयपुर में मनाया जाता है। ये अभी मनाया गया था और ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। और अभी राजस्थान सरकार ने नवनिर्मित 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त कर दिया। तो अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रह गए हैं। और अभी जो साइक्लोन अभ्यास का आयोजन हुआ था भारत इजिप्ट के बीच में, 3रा संस्करण ये राजस्थान में हुआ। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना ये राजस्थान में शुरू हुई थी, स्कूली बच्चों के लिए है, एक तरह की दुर्घटना बीमा योजना है। और मैंने अभी आपसे पूछा था कि दिया कुमारी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो अभी बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। उसके अलावा एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन ये जयपुर में हुआ था। 3R मतलब का हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। बाकी अभी डेजर्ट हंट अभ्यास ये इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसको शुरू किया अभी मध्य प्रदेश ने।
तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश किया और उसी में ये मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना की उन्होंने घोषणा की है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं का एक ओवरऑल पैकेज प्रदान करना। और अभी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा? तो 125 करोड़ रुपए का इस योजना के लिए बजट रखा है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश ले चलता हूँ, कुछ स्टैटिक बताता हूँ, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित बताऊंगा। उसके बाद कुछ योजनाएं भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल होती है भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो गए, गवर्नर है मंगूभाई चगनभाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली और मछली है महाशीर। अब यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और रिवाइज कराऊं तो अभी ग्वालियर को यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में चुना था। सांची ये देश की पहली सोलर सिटी बना। और बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिप्पारा गौशाला का उद्घाटन भी किया गया ग्वालियर में ही। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? राजकुमार ईरानी को। मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता था निकिता पोरवाल ने, वो उज्जैन से। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दे दी? 35%, 35%। और देश का 57वां टाइगर रिजर्व ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, जो कि मध्य प्रदेश का 8वां था। वैसे अभी देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? माधव नेशनल पार्क बन गया, ये भी मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व बना है, ये भी याद रखना, बिल्कुल लेटेस्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी थी? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। और ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, इससे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों को फायदा होगा। अभी 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ भोपाल में। 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव भी हुआ था मध्य प्रदेश में। कौन सा संस्करण था? 51वां। और खजुराहो से याद रखना, ये 2 प्रश्न मैंने आपको करवाए थे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। और ये खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के किस राज्य में है? छतरपुर में। देखो, ये तो मध्य प्रदेश की हमने बात कर ली। अब योजना वाला प्रश्न था ना, प्रश्न क्या था एक्चुअल हमारा? मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना। मध्य प्रदेश ने इसको शुरू करने की घोषणा की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारी योजनाएं 2025 में ही हमने पढ़ी थी, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले योजना पार्थ योजना ही आ गई। देखो, मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया था। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया गोवा, पहला हरियाणा है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना उड़ीसा ने शुरू की। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? 1 प्लेट 1 बैग अभियान। रायतु भरोसा योजना ये तेलंगाना ने शुरू की थी। किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपए दिए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की नागालैंड ने। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना मिजोरम। और कब शुरू किया गया था इस योजना को, यह भी याद रखना, 24 अप्रैल 2021 में। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान अभी लॉन्च किया था हरियाणा ने। केरल ने एन प्राउड नाम से एक पहल लॉन्च की थी, एक योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य था जो खराब और अनुपयोगी दवाएं हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना, खत्म करना। ठीक है, तो 10 इंपॉर्टेंट योजनाएं 2025 की सारी मैंने आपको रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एन गणपति सुब्रमण्यम को। तो अभी एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो ये नाम याद रखना। ऑप्शन में देखो, तुहिन कांत पांडे अभी सेबी के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें अध्यक्ष बने थे। उसी तरह से एन नारायणन ये इसरो के 11वें अध्यक्ष बने थे। और काश पटेल अभी FBI के 9वें डायरेक्टर बने थे अमेरिका में। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और हाँ, अभी मॉर्निंग में जो हमारी फरवरी का पेंडिंग चल रहा था सुपर फास्ट रिवीजन, जो कि 1 लाइनर रिवीजन वाली क्लास होती है, उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको फटाफट 1 लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करवाता हूँ। वो क्लास अभी मॉर्निंग में अपलोड हो चुकी है, तो वीडियो आप जरूर देख लेना। उसका लिंक टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है, या अभी होम सेक्शन में जाओगे वीडियो सेक्शन में यूट्यूब में, तो आपको वीडियो ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा। तो उस 1 लाइनर वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से क्विक फॉर्मेट में रिवाइज कर लेना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं।
तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की? 12 जुलाई को। फिर पूछा, अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था का उद्घाटन कहां पर किया गया? मॉरिशस में। होला मोहल्ला त्योहार ये मनाया गया पंजाब में। और गर्रीमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया। वे क्या थे? शास्त्रीय गायक थे। कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लींज शुरू करने के लिए समझौता किया आईआईटी हैदराबाद के साथ। और गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी को किसने शुरू किया? एम्स दिल्ली। महिला उद्यमों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना शुरू की अभी एसबीआई ने। चर्चा में रहा प्रतिबिंब पोर्टल का संबंध किससे है? साइबर अपराध। एपिडा ने आहार 2025 के 39th एडिशन का भी आयोजन किया नई दिल्ली में। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध किस देश से है? फिलीपींस। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था, उन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? तो 1987 में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।